बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। सबसे पहले आपके सामने एक बड़ी खबर रखूं जो इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई जुमेरात को क्रेडिबल सोर्सेज की खबर है। 3-4 पहलू मैं आपके सामने तफसील रखता हूं। सदर ममलिकत ने एक दफ़ा फिर इजलास की समरी वापस भेज दी और जो लोग अब सदर पर गैर आइनी तनकीद कर रहे हैं उन्हें ज़रा मैं तफसील से इसका जवाब देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में एक नई तारीख जो पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए मुतवाज़ी हुकूमत बनाने का ऐलान किया, अपना इजलास भी करवाया, अरकान से हलफ भी उठाए। और जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की गैर कानूनी हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, तहरीक इंसाफ की कानूनी हैसियत क्या होगी इस इजलास की, वो मैं आगे चल कर बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन कल 5 रुकनी बेंच सुन्नी तहात कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट पर ओपन समात करने जा रहा है। और काजी फायज़ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक बड़ी शिकायत दर्ज होगी। काजी साहब का नंबर आ गया और इमरान खान का ख़त आज बाकायदा तौर पर IMF को मौसूल हो जाएगा। इस महीने के आखिर में IMF की आमद है, क्या 1.2 अरब डॉलर देंगे, जो लग रहे देंगे। 71 गाड़ियों के जुलूस में जनरल रानी आज असम्बली में पहुंची। प्रोटोकॉल पर ज़रा छित्रोल बड़ा लाजमी है, ये आपने सुनना है। इमरान रियाज के हवाले से तशवीशनाक खबरें भी आपको पता आ रही हैं। जानबूझकर मरीम नवाज़ की वजह से कैद तन्हाई में ताकि ज़बान बंद हो जाए, अपनी हिस्स खो बैठे। ये इंतकाम में अंधी हो चुकी है, इसलिए इनको आईना दिखाना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट इमरान रियाज और इमरान खान के मामले पर खुलकर अब सामने आ गई और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर बात करेंगे। लेकिन ये जो पहले 2 बड़े वाक़यात पाकिस्तान में, एक पंजाब असम्बली का इजलास जो तहरीक इंसाफ ने बुलाया और दूसरा कराची में भी यही इजलास जारी होगा। और यकीन करें सबसे ज़्यादा हैरानगी उन लोगों पर होती है जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ये कहते हैं कि 21 दिन में इजलास ना बुला के गैर आइनी काम कर रहा है, जब कोई कानून और आइन पाकिस्तान में नाम भी नहीं है। अब तो कोई नाम ले बड़ा अजीब लगता है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, सबसे बड़ा कानून टूटा जिस पर आर्टिकल 6 लगता है। जिन लोगों ने अदम एतमाद करवाई, लोटे खरीदे, गैर आइनी काम किया, सरेआम दिन दिहाड़े इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, 14 दिन में फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे अपलोड करना है, कहाँ है वो, आज 19 दिन हो गए। गैर आइनी काम सारे हो रहे हैं, एक से एक। आइनी काम तो हो नहीं रहा। मखसूस नशिस्तों का फैसला करना है, कोरम पूरा किया बगैर इजलास। और माजी में 2 साल आपको याद होगा जिस तरह मेम्बरान की 4-4, 6-6 मेम्बरान में कोरम पूरे करके कानून पास कराते रहे, सारे गैर आइनी काम हुए। तो इन लोगों के मुंह से कानून की बात सुनना बड़ा अजीब लगता है। जिस तरह शुमाली कोरिया का सदर किम जोंग आपको जमहूरियत पर अगर लेक्चर दे, PTI ने आज छीने हुए जिन लोगों को, जीते हुए जो लोग हैं जैसे उनका मैंडेट छीना गया फॉर्म 45 के साथ, असेंबली के बाहर बुला लिया, सारे सबूत भी मीडिया के सामने रख दिए और इजलास बुलाया बाकायदा, ये हलफ भी उठाया। ये बड़ा अजीब मामला नहीं है। देखें, शेख मुजीबुर रहमान का इजलास इन्होंने 3 महीने नहीं बुलाने दिया, फिर तंग आकर उसने बांग्लादेश में खुद इजलास बुलाया। अवाम के असल नुमाइंदे वही थे। आज पंजाब में भी फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने वाले सब यही लोग। नून लीग पीपल्स परवेज़ इलाही के दौर में आपको याद होगा होटलों में इजलास बुलाती रही। PTI के 3.5 साल का जो दौर था उसमें उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद आपको उनकी वारदातें याद होंगी। बहुत से लोग शायद भूल गए, बहुत से लोगों को ये भी नहीं याद कि 2 मरतबा हमजा शहबाज वज़ीर आला बना और एक दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही, 4 वज़ीर आला बने। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही आपको पता है गवर्नर इनकी, और पंजाब के जो उस वक्त हलफ नहीं लिया था, राजा परवेज़ अशरफ ने हलफ लिया था और गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही का जब इनकार किया तो फिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हलफ लिया। हमजा शहबाज वो वज़ीर आला जो 2 मरतबा बना, एक दफ़ा 3.5 महीने और एक दफ़ा 4 दिन के लिए। ये भी एक रिकॉर्ड है। और उस दौर में एक स्पीकर और वज़ीर आला के दरमियान मुकाबला, ये भी एक याद रखा जाएगा तारीख में। और उस वक्त तारीख में पहली मरतबा पुलिस भी सूबाई असेंबली में घुस के परवेज़ इलाही के बाजू तोड़ दिए, औरतों को जिस तरह मारा पीटा गया वो आपके सामने। अब ये हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती बिला मुकाबला उस वक्त बना गए जब जनरल बाजवा का राज था। आज PTI के लोग बिल्कुल मुतवाज़ी हुकूमत बना के, जो कानूनी हुकूमत होगी क्योंकि अवाम के मैंडेट्स हैं, जो लोग अंदर अल्लाह के नाम के नीचे हलफ उठा रहे हैं, चोरी का हलफ, एक तरफ वो कानून की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ जमहूरियत की बात भी करते हैं। ये समझ से बालातारे करते कैसे हैं? एक तरफ कहते हैं ईमानदारी से हुकूमत चलाएंगे और सीटें सारी चोरी की, इंतखाबात पे डाका मार के। ये तो कोई अकल तो गैरत से आरी कीमा नान का पुजारी, उसका शौकीन ही बात कर सकता है। अवाम को इस वक्त लेकिन तहरीक जमहूरियत जो की को ज़िंदा रखने के लिए चलानी होगी। और ये बात याद रखें, देखिए अंग्रेज़ी का मुहावरा है, ओनली डेड फिश स्विम विद द फ्लो। अब इसमें जो मरी हुई मछली है वो सिर्फ बहाव के साथ तैरती है, जिंदा मछलियां कभी इस तरह नहीं, वो मुज़ाहमत करती हैं और पानी के अंदर जिंदा रहने की वजह भी उनकी यही है। पंजाब की क़यादत से लोग खुश नहीं है, इस तरह जहाँ तक मेरी इत्तलात है इमरान खान भी खुश नहीं है। इन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने इतनी आसानी से पंजाब वाले शरीफ को झोली में गिरने दिया। 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली है और इमरान खान ने तो 4 हलकों पर पूरा पाकिस्तान सर पर उठाया था, आपको याद होगा। ये लोग खामोश होकर बैठ गए। इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर बाकायदा। शौकत बसरा मुकाबला कर रहा है, शेर अफजल मरवत लड़ रहा है। पंजाब में तमाम रहनुमाओं को बाहर आना चाहिए। और शौकत बसरा ने तो आज काजी साहब को भी धो डाला। काजी साहब को कहता है लाइव कार्रवाई करने का बड़ा शौक है, तो लाइव ज़रा कुरान पाक पर हलफ दे के सिर्फ इतना कह दे धांधली नहीं हुई, हम हट जाते हैं।
बल्ले का निशान आपने छीन लिया, आप फुल कोर्ट बनाएं, खुद अलग हुए, बैठ के लाइव कार्रवाई देखें, और 2 महीने के अंदर अंदर शौकत मसरा का ऐलान है कि तमाम वर्कर्स को रिहा करवाएंगे और मैंडेट भी अपना लेंगे। तो ये तरीका होना चाहिए आपका, तरीके से आपके तमाम लोगों को अपने अपने हलकों में, अवाम की अदालतों में, जिस तरह मेहरबानों अपना केस लड़ रही है, इस तरह सब लोगों को अवाम की अदालत में न जाना चाहिए। देखिए 8 महीने हो गए इमरान खान जेल में, आपने वोट से बदला तो ले लिया, वोट मिल भी गया, वोट की हिफाजत करना अब इन नुमाइंदों का काम है। ये शख्सियत पसंदी से निकल कर पंजाब में एक मजबूत एहतजाज का सिलसिला शुरू करें, जो नहीं कर सकते वो इस्तीफ़ा दे दें, दूसरे लोगों को मौका दें। अब तो आपके साथ तहरीक लबैक मौजूद है, 18 लाख वोट है, आज उन्हें भी जिस तरह लॉबी में बंद करके वज़ीर आला के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी भी स्ट्रीट पावर है, उसको साथ में लाएं, मिल के इकट्ठे लड़ें, उनके साथ भी ज्यादती हुई। और बाकी जो देखें जमातें वो भी आपके साथ खड़ी हैं। महमूद चकजई कह रहे हैं जो जीत के आए उन्हें इक़्तिदार दें, वरना 1971 बनेगा, तो इससे ज़्यादा और आपका क्या साथ दें। दबाव पंजाब से शुरू करें, और पंजाब में वाज़े तौर पर देखें इस वक्त गंगूबाई का राज शुरू हो चुका है। ये इसकी आज आपको झलक प्रोटोकॉल में नजर आएगी। ये पहली मरतबा नहीं है, पंजाब में शहबाज शरीफ 7 मरतबा हुकूमत कर चुका, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। और पंजाब की हालत जिस पर मरीम नवाज तकरीर कर दी, अपने बाप और चचा के खिलाफ चार्जशीट थी, खुद पेश कर रही है, मालिक तो वो थे इसके। तमाम पाकिस्तान में ओहदे आप देख लें, सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत आर्मी चीफ से, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल अगर पाकिस्तान में किसी ने इस्तेमाल किया तो वो परवेज़ मुशर्रफ था। उसकी जान खतरे में थी, 2 दफ़ा हमला भी हुआ, उसके साथ 51 गाड़ियाँ जाती थी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस। मरीम नवाज ने आज वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 71 गाड़ियों का जुलूस लेके पंजाब असम्बली पहुँच गई। इतनी सीटें नहीं हैं इनकी, पाकिस्तान की गाड़ियाँ देखिए, इतनी गाड़ियाँ बारातों में नजर आती हैं, बारात में 150 गाड़ी जाती है, दूल्हा दुल्हन अपने आप को, आपको पता है, VIP से समझते हैं, उन्हें फ़ख्र होता है इतने लोग हैं हमारे साथ। जब बारात में गाड़ियाँ ना हो, जिनके अरमान पूरे ना हो, वो फिर दूसरों की शादियों में, असम्बली के फंक्शन में, प्रोटोकॉल के नाम पे वो तमाम अरमान फिर ऐसे ही पूरे होते हैं। चचा इसी गाड़ी की डिग्गी में छुप कर गेट नंबर 4 जाता था, और ये भी अभी दाता दरबार के चावल लेके गेट नंबर 4 पे हाज़िरी देने जा रही हैं। ये पंजाब की वज़ीर आला है जिसका पानी आज हिंदुस्तान ने बंद कर दिया। माजी में आमरों के दौर में पाकिस्तान हारता था, 47 में आपको पता जूनागढ़ और कश्मीर हारे, अयूब खान 3 दरिया हारा, बांग्लादेश हारे, उसके बाद सियाचिन हारे, कारगिल हारे, एबटाबाद, सलाला, अंगूरा का अड्डा, मुल्की नामूस, इज़्ज़त, मईशत, ये सब कुछ हारे। अब इलेक्शन भी हारे। वैसे तो दरिया अयूब खान जो था वो भारत को बेच के गया था, लेकिन पानी चलता रहा। ये अब मरीम नवाज़ की आमद हुई, वो पानी भी खुश्क हो गया, रावी भी खुश्क हो गया। तो ये सारे इकट्ठे मिले हुए मुकाफ़ाते अमल देखें। नवाज शरीफ जलसों में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तकरीर करता था, उसके खिलाफ गंदी तस्वीर बना के जहाज़ों से फेंकता था, औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हदीसें सुनाया करता था जलसों में, लोगों को बताता था ये सिखों की मदद करके पाकिस्तान तोड़ दिया, ये पाकिस्तान को भूखा मारेगी, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाती है, औरत दुश्मन शख्स। आज अपनी बेटी को वज़ारत आला की कुर्सी पर बिठाया, और यकीन करें कि वो गैरतमंद बात इस तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो यकीन करें इस मुनाफ़िकत और बेशर्मी पर इसे ज़रूर जवाब देती। बिलावल पता नहीं किसका बेटा है। ये मरीम नवाज़ खुद नहीं आई, वैसे मजबूरी में आई है, जिस तरह मोहसिन नकवी आया, और जो कुछ मोहसिन नकवी करता रहा वो भी यही करेगी। अब मोहसिन नकवी को भी अवाम ने मुंतखब ने किया, मरीम नवाज़ को भी अवाम ने मुंतखब ने किया। इन्होंने अवाम को कोई जवाब ही नहीं देना। इन्हें चूँकि अवाम ने बल्कि मुस्तरद किया, वोट नहीं दिया, ये अवाम के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ गिराएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जाली लोग हैं, इनकी तालीम जाली, इनकी जायदादें जाली, इनके ख़ानदानी रिश्ते जाली, ये ओहदा भी जाली। अब सब लोग सोचते हैं कि इतना कुछ होने के बाद अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया, नाअहल भी हैं, ना तजर्बाकार भी हैं, बदकिरदार भी हैं, बदउनवान भी हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों इक़्तिदार में लाती है? सारा पाकिस्तान सोचता है, सवाल पूछता है बार बार। देखिए सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि इनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये $1 खरब से ज़्यादा है। ये डार्क वेब पे जो फिल्में बनती हैं, ये तो ऑडियो वीडियो के मास्टर्स हैं। ये असेंबली का स्पीकर जो भी बनाया इन्होंने, इंसानी स्मगलिंग ये लोग करते हैं, जो डंकी लगा के लोग बाहर जाते हैं, डंकियों वाले सारे लोगों से पैसा स्मगलर ये लेते हैं। असले की बैनुल-अक़वामी तिजारत जो होती है कानूनी तौर पर बना के, खाने पीने की अशिया से लेकर डीजल, पेट्रोल, मादनियात तक जो स्मगलिंग है, अरब शहजादों को तलोर के नाम पर जो सप्लाई का काम होता है, ये सब के सब लोग मौजूदा कंपनी के एजेंट हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पे देख लें, कभी किसी यूनिट में सिक्योरिटी चाहिए हो, कोई मामला चाहिए, वहाँ उसके पैसों को पता ही चलता कहाँ गई। किराए की बंदूकें चाहिए हो, कोई लड़ाई हो, कोई तनाज़ा हो, ये इधर पहुँच जाते हैं। तो इनके बने हुए देख लें, दलिये से लेकर सीमेंट तक के सारे कारोबार। तो पाकिस्तान की अवाम को तो बाइकआउट करना चाहिए, और ये आपको यकीन करें 3 महीनों में अपने हाथों पर रख के सरेंडर करेंगे। आप 71 भी भूल जाइए। ये ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ बार बार ये आपको बातें बता चुके जो मैंने अभी की हैं, मेरी नहीं है बातें, ये इनकी बातें हैं। ये तजर्बा इनके बार बार नाकाम हो, जिस तरह शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाए नाकाम हुआ, अभी निगरान लाए वो नाकाम हुए, खान के खिलाफ अदम एतमाद रही वो नाकाम अभी हुई। अब देख लें, ये नाम आप जो मर्जी रख लें, इलेक्शन में भी बुरी तरह नाकाम हुए, खलाई मखलूक कहें या ज़रात कहें, जो मर्जी कहें। अब खान के केसेस की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखे 2 अच्छी खबरें। एक तो खान की मुलाकात से पाबंदियाँ हटा दी गई, आइंदा कोई बंदा नहीं बैठेगा,
وکیل اور موکل آپس میں بات کر سکیں گے کیسز کے حوالے سے اور پارٹی کے حوالے سے. جو دوسرا عدالت نے حکم دیا کہ 4 دن سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات یہ خان سے ملاقات کی اجازت ہوا کرے گی. یہ بہت بڑی خبر ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر جو دیکھیں پہلے سلمان صفدر صاحب نے دی کہ رمضان کے مہینے سے پہلے انشاءاللہ خان کی تمام سزائیں معطل ہوں گی. اس کے بعد علیمہ خان نے بھی بڑے خوشگوار لہجے میں صحافیوں کو بتایا. پھر مجھے خود کورٹ میں بھی بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ خان کی جو ضمانتیں انشاءاللہ جمعرات کو ہوں گی. واضح اشارے ملے ایسے. اب آخری وقت میں کمپنی نے کوئی واردات نہ کی تو قانونی اعتبار سے تو میاں گل حسن اور عامر فاروق کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سائفر توشہ خانہ دونوں اڑا دیں گے. اور دیکھیں توشہ خانہ پہ تو سزا پہلے ہی معطل ہے. سائفر پہ بھی ضمانت ہوتی ہے، سزا کالعدم کی درخواست بھی ہے. اور عدت نکاح کا معاملہ اس میں بھی سب جانتے ہیں 1400 سال میں جو اس طرح کی تاریخ میں کبھی کسی کو سزا نہیں ملی. یہ بھی سارے کیسز جس طرح قانون کا کھلواڑ ہوا یہ بھی ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے گا. سیاسی بنیادوں پہ انتقامی کیسز بنے ہوئے ہیں، بوگس کیسز جن کی کوئی قانونی، اخلاقی، آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قانون اگر ہوتا تو آسان تو بڑا حل تھا ان تمام معاملات کا. الیکشن کا سب سے پہلے حل تھا بڑا. 45 موجود ہے، فارم 45 بلا لیں دونوں پارٹیوں کو. 45 تحریک انصاف کا بھی ہے، الیکشن کمیشن کا سامنے رکھ کے کمپیریزن کرتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ان لوگوں نے جن کو فون کر کے کہتے رہے آپ جیت گئے ہیں لیکن نون میں جائیں تو سیٹ ملے گی، وہ ساروں کو بلا لیں. قاضی فائز سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی جو وکیل کلیم جاوید صاحب نے درخواست ڈالی، شکایت ڈالی، قانونی طریقہ ہے جو ججز کے خلاف شکایات جاتی ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ یا کرپشن سمیت وہ تمام معاملات ہیں. 7 ثبوت دے کے وہ سیکٹری کو ایک تحریری درخواست دینا پڑتی ہے. اس کے بعد جب سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو تو اس پہ شکایت جو کنندہ ہے اسے بلایا جاتا ہے. اب یہ وکیل کلیم صاحب بڑے تگڑے وکیل ہیں کی میں نے کچھ باتیں سنی. یہ آرٹیکل 5 کے خلاف ورزی، آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی، میڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں، آرٹیکل 11 کی یوٹیوب صحافیوں کو جو انٹرویو دیے کہ آرٹیکل 209 کے مطابق کی شک نمبر 6 ہے اس کے مطابق قاضی صاحب کو اس عہدے سے ہٹانے کی درخواست ہے. 8 فروری جو خاص طور پر کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کا سلسلہ ہے وہ تو یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا. یہ شکایات اب سپریم جوڈیشل کمیشن نے کنفرم کیا ہے، مل گئی ہیں. قاضی صاحب کو لگتا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی اس عہدے سے اڑائیں گے یہ. اور اگر غیر جانبدار کارروائی ہوئی. اب عمران ریاض کا آخر میں معاملہ جو اظہر صدیق صاحب نے بات کی، کہتے تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. یہ ذہنی تشدد ہے اس دفعہ تاکہ بولنے کے قابل نہ رہے. جانتے تھے پہلے 142 دن اس نے گزارے ہیں اور یہ سب مریم نواز صاحبہ کی خواہش پہ ہو رہا ہے. صحافیوں کو آواز اٹھانی چاہیے اس معاملے پہ. دیکھیں عمران ریاض کی حد تک آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے یہ معاملہ سب کو کہ صحافیوں کو اس وقت 13 ارب میڈیا کو لگایا جا رہا ہے تاکہ سب اچھا کی رپورٹ دیں. سارے آج بیٹھے ہوئے تھے جو ہڈیاں چچوڑتے ہیں. یہ ایک ایک کر کے آپ کو پتہ ہے اس طرح نہ کٹیں، آپ لوگ اکٹھے ہو کر عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو اس کا ساتھ دیا جائے. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ایک دفعہ پھر اس معاملے پر انسانی حقوقی تنظیموں کو دوبارہ زور ڈالیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے پاس جائیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کو ٹیگ کریں، تمام اداروں کو، تاکہ ایک دباؤ انٹرنیشنل بڑھنا شروع ہو. اور اس میں ایک دفعہ پھر ہمیں مدد کرنی پڑے گی عمران ریاض کی، کیونکہ یہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے. ایک انسان ہونے کے ناطے حق ہے، وہ غلط کام کیا کر رہا ہے، وہ ایک صحافت کر رہا ہے، ایک رپورٹنگ کر رہا ہے. انداز کسی کو برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، پروگرام میں جا کے جواب دے دیں. اس طرح اٹھانا، جھوٹے کیسز بنانا سب جانتے ہیں بوگس ہیں. اور ویسے بھی عمران کو اس کی ضرورت نہیں تھی اتنی، یہ جو انہوں نے گھٹیا حرکت کی چھوٹا سا وہ بنا. اب یہ لوگ اچھا قانونی کارروائی کرنے کا انہوں نے بہانہ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ دنیا دیکھے تو کہ جی کرپشن کیس. ہم جس طرح عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کے کیسز ڈال دی گئے کہ خبر آئے انٹرنیشنل میڈیا میں، اچھا کرپشن کا کیس آیا جی. اب انہیں کیا پتہ ہے تفصیلات کے بارے میں، کیا پتہ ہوتا ہے کس نے کیا کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اصل میں. تو اس پر ضرور آواز اٹھائیں. انشاءاللہ آج جو میرا انٹرویو ابھی ہوگا اس میں بھی ہم عمران ریاض کے معاملے کو دوبارہ اجاگر کریں گے. اس کو پراپر ایک کمپین کی طرح میری تمام لوگوں سے درخواست ہے جو صحافی ہیں کہ اس معاملے پر اپنی آواز کو بلند کریں، مل جل کر کریں تاکہ ہماری آواز تگڑی ہو. اور مریم نواز صاحبہ کو ذرا رگڑا بھی لگایا کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ اب تو یہ پبلک عہدے پر آ چکی ہیں تو یہ خاتون کارڈ اب نہیں کھیلا جا سکتا. آپ کو پتہ ہی ان کی پرفارمنس پہ چلیں گی چیزیں. تو بات تو اب ہوگی، اب آپ نے پبلک پراپرٹی بننے کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر پبلک پراپرٹی پہ تو پھر تنقید ہوگی تمیز کے دائرے میں. لیکن اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.